जय श्री राम बच्चों। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम का सीजन है, हर एक स्कूल क्वेश्चन बैंक दे रहा है, उसमें आंसर भी दिए जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया जाता। तो वो सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका आंसर उन्होंने ऑलरेडी दिया है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगी। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी। होप सो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि अभी एग्जाम चालू है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है उसमें आपको फैक्टराइज करना है। तो जो इक्वेशन दिया है फैक्टराइज का वो क्या है, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 11x प्लस वाई माइनस 42। तो आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। तो आप किस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लेट मतलब कंसीडर x प्लस वाई बी एनी वेरिएबल रादर देन x एंड y। तो यहाँ पे मैंने x प्लस वाई को a से सब्सटीट्यूट करूंगी इस इक्वेशन में मैं। तो यहाँ पे जो x प्लस वाई है उसका स्क्वायर करना है, मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 11, ये जो x प्लस वाई है उसकी जगह मैं a डालूंगी, तो ये माइनस 11a माइनस 42। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ऑलरेडी जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें फैक्टराइजेशन करके वीडियो बनाया है, उसमें मैंने हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्राइनोमियल इसके बारे में डिटेल में बताया है। आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो। लेकिन आज ये जो ट्राइनोमियल है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैं बताऊंगी आपको। तो देखो यहाँ पे 42 है, तो 42 को आपको फैक्टर्स निकालने हैं 42 के। तो क्या फैक्टर्स है, पहला फैक्टर है 2 into 21, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 42 आता है। उसके बाद 3 into 14, ये भी 42 के फैक्टर्स है। उसके बाद 6 into 7, ये भी 42 के फैक्टर्स है। तो इसमें से हमको एक पेयर ऐसे चूज करनी है कि जिसका -11 आंसर आता है एडिशन करने के बाद, और मल्टीप्लीकेशन -42 होना चाहिए। तो देखो इन सब का तो मल्टीप्लीकेशन -42 आ जाएगा, लेकिन एडिशन जो है वो -11 नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट करती हूँ। तो इसको मैं किस तरह से सिलेक्ट करूंगी, -14 प्लस 3, देखो इनका मैंने एडिशन किया तो क्या हो गया, -11 हो गया। उसके बाद अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो -42 मिल गया। तो ये जो दो फैक्टर है इससे मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है, इसलिए मैं ये दोनों सिलेक्ट करूंगी। तो a स्क्वायर में एज इट इज लिखूंगी, ये जो -11a है उसकी जगह में ये सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो -14a प्लस 3a, और ये लास्ट वाला नंबर एज इट इज लिखूंगी। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो गया विदाउट चेंजिंग नंबर्स। -11a आंसर चाहिए, तो इन दोनों का अगर मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर मेरे को मुझे -11 मिल जाता है। अभी क्या करेंगे, हम इनका पेयर करेंगे, इनका पेयर करेंगे। तो इसमें से मिनिमम पावर क्या है, a की मिनिमम पावर a ही है। देखो a की मिनिमम पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन निकालेंगे। तो मिनिमम पावर ऑफ a इज अ कॉमन। ये जो कॉमन निकाली हुई टर्म है इससे इसको भी डिवाइड करो और दूसरे टर्म को भी डिवाइड करो, तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a रेज़ टू 1। तो यहाँ पे कोशेंट लॉ अप्लाई होगा, बेस सेम है, डिवीजन कर रहे हैं तो इंडेक्स का सब्ट्रैक्शन होता है। तो a रेज़ टू 2 माइनस 1, आंसर क्या आया, a रेज़ टू 1, दैट इज नथिंग बट a। तो यहाँ पे हम a लिखेंगे। उसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -14 बचेगा। तो इस तरह से
a कॉमन निकाला, हमको मिल गया a माइनस 14। यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन एज इट इज लिखेंगे। 3a माइनस 42, इसमें से कॉमन 3 निकलेगा, क्योंकि 3 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 कॉमन निकलेगा। 3 से इस टर्म को डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, तो 3 3 कैंसल, a मिल गया। इसके बाद माइनस साइन, 42 को मैंने अगर 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, तो 14 मिल गया। तो क्या करेंगे, जब भी हम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो कुछ तो गलत है। यहाँ पे सेम आ रहे हैं तो ये करेक्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दो टर्म्स है, मतलब a प्लस 3 एक ब्रैकेट में लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 14 लेंगे। तो आप पूछेंगे हो गए हमारे फैक्टर? नहीं हुए, क्योंकि हमारा इक्वेशन x प्लस वाई के टर्म में है, तो इसको भी हमको x प्लस वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो a की जगह हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू, क्या सब्सटीट्यूट किया था, x प्लस वाई। तो इसमें जहां जहां पे a है वहां पे x प्लस वाई डालो, ये प्लस 3 एज इट इज आएगा। उसके बाद यहाँ a है, उसकी जगह x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस 14। तो ये आपका आंसर आ गया, मतलब इसके फैक्टर ये हो गए। इसको इस तरह से हाईलाइट करो ताकि आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन। अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। ये मैं रफ कर देती हूँ, नहीं तो यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ये पहला वाला हो गया, अभी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सॉल्व क्या करना है, x अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4x अपॉन 9 माइनस 2x अपॉन 3। तो ये आपको सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें लाइक टर्म कौन कौन से है उसके बारे में देखेंगे। तो ये लाइक टर्म है, क्यों लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ पे x है, ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म हम एक साइड लेंगे और रिमेनिंग टर्म अदर साइड लेंगे। तो किस तरह से लेंगे, देखो यहाँ पे x अपॉन 3 ये प्लस है, वो RHS साइड को है, इधर आने के बाद माइनस हो गया। 4x अपॉन 9 ये माइनस 2x अपॉन 3 है, वो इस साइड आने के बाद प्लस हो गया। 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये जो टर्म है वो लाइक टर्म नहीं है, तो ये माइनस 5/2 है, वो हम RHS साइड को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5/2 हो गया। अभी देखो ये सारे लाइक टर्म्स है, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर किस तरह से सेम करेंगे, एलसीएम निकाल के। तो 3 9 3 इनका एलसीएम क्या आता है, 9 आता है। तो एलसीएम ऑफ 3 9 एंड 3 इज इक्वल टू 9। तो इसका एलसीएम 9 है, तो किस तरह से इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 9 बन गया। यहाँ तो ऑलरेडी 9 है, यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 3x हो गया अपॉन 9 माइनस 4x अपॉन 9, यहाँ पे प्लस 6x अपॉन 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी आप न्यूमरेटर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो क्या करेंगे, 3x माइनस 4x प्लस 6x अपॉन 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो क्या आएगा, 3x माइनस 4x माइनस x आएगा, माइनस x प्लस 6x प्लस 5x आएगा, 5x अपॉन 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 5x इंटू 2 कितना आया, 10x, और 9 इंटू 5 कितना आया, 45। तो यहाँ पे मेरा 10x इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू 45 अपॉन 10, दैट इज नथिंग बट 4.5। या आप
इसको रिडक्शन करके फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे देखो अगर मैंने इसको रिडक्शन किया डिवाइडेड बाय 5 दोनों को किया तो 9/2 आएगा। डेसिमल में लिखना है तो 4.5 आप लिख सकते हो। तो इस तरह से ये जो सेकेंड सम दिया था वो हमने सॉल्व किया, उसका आंसर x इज इक्वल टू 9/2 फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो 4.5। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। वर्ड प्रॉब्लम में पहले आपको समझ लेना चाहिए कि वो जो डेटा दिया है वो पहले आपको लिखना पड़ता है और उसके बाद फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपको क्या निकालना है उस सम में। तो देखो मैं सम रीड करती हूँ। अ समर कैंप विद 60 students has enough provision to last 10 days. If 20 more children join the camp, how long will the provision last? तो ये हमारा मैंने पहले भी डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो में मैंने सब एक्सप्लेन किया है। तो ये सम रिलेटेड टू दैट, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन रिलेटेड सम है, लेकिन एग्जैक्टली इनवर्स है या डायरेक्ट है ये कैसे पता चलेगा, देख लो। यहाँ पे समर कैंप में कितने स्टूडेंट थे, 60 स्टूडेंट थे। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3। आपको जो डेटा है वो टैबुलर फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं और उनको जो प्रोविजन लगने वाली है वो कितने डेज के लिए होगी, तो डेज दिए हैं। स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 स्टूडेंट है, तो उनको जो प्रोविजन मिलती है वो 10 डेज के लिए मिलती है। इफ 20 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन द कैंप, पहले 60 स्टूडेंट थे, अभी 20 और बढ़ गए, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 80 हो गए, तो उनको प्रोविजन कितने दिनों तक मिलेगी ये आपको फाइंड करना है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि इनवर्स वेरिएशन का सम है। कैसे पता चला, क्योंकि स्टूडेंट बढ़े तो उनको प्रोविजन ऑब्वियसली कम दिनों तक ही मिलेगी। तो हमको लिखना है इट इज एन इनवर्स वेरिएशन सम। इनवर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कौन से, इन दो क्वांटिटी का, इन दो क्वांटिटी का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 into 10 is equal to 80 into x। करेक्ट, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको x निकालना है, तो x एज इट इज रखा, 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, LHS साइड जाने के बाद वो डिवाइड होगा, तो 60 into 10 डिवाइडेड बाय 80। करेक्ट, तो यहाँ पे 0 0 कट हो गया, मैं 2 से डिवाइड करूंगी, 2 4 जा 8, 2 3 जा एंड 2 0 जा, 30/4 है। तो 30/4 को फिर से रिड्यूस करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी, 2 2 जा 4 एंड 2 15 जा, तो यहाँ पे मुझे 15/2 इज इक्वल टू x। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया तो मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से करेंगे, 15 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी, 2 7 जा 14, सब्ट्रैक्शन करूं 1 0। तो यहाँ पे अगर मैंने मिक्स फ्रैक्शन में किया तो पहले मैं कोशेंट लिखूंगी, उसके बाद रिमाइंडर लिखूंगी, उसके बाद डिवाइजर लिखूंगी। तो ये हो गया x की वैल्यू। मतलब अगर 20 बच्चे बढ़ गए तो उनको प्रोविजन 7.5 डेज ही मिलेगी। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे therefore the provision will last, the provision will last for 7.5 days। तो इस तरह से आपको ये सम सॉल्व करना है। ये इनवर्स वेरिएशन का सम था, तो हमने उसी तरह से ये सम सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट सम में आपको क्या दिया है, ये समझ में आया सब बच्चों को। नेक्स्ट सम में आपको क्या दिया है, इवन नंबर्स दिए हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मतलब क्या, देखो
मैं एक एग्जाम्पल लूंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि कॉन्जिगेटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली। जैसे कि हमारा इवन नंबर स्टार्ट होता है 2 से, सेकेंड इवन नंबर 4 है, नेक्स्ट है 6 इवन नंबर, देन 8, देन 10 डैश 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 डैश। तो ये इवन नंबर है और ये जो इवन नंबर है वो कॉन्जिगेटिव इवन नंबर है। मतलब इसके बाद तुरंत ये आता है, इसके बाद तुरंत ये आता है। मैं इसको इवन नंबर, कॉन्जिगेटिव इवन नंबर नहीं बोलूंगी। अगर मैंने 2 लिखा, 6 लिखा, 10 लिखा, 14 लिखा, 18 लिखा, तो ये कॉन्जिगेटिव इवन नंबर्स नहीं है, कॉन्जिगेटिव नहीं है, इवन नंबर्स है। तो अगर मुझे कॉन्जिगेटिव इवन नंबर चाहिए तो 2 के बाद मुझे 4 ही लिखना है, 6 के बाद मुझे 8 ही लिखना है, लाइक दैट। तो इवन नंबर का एक कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने क्या दिया है हमको सम में, फाइंड 3 कॉन्जिगेटिव इवन नंबर्स whose sum is 90। तो आपको ये सम किस तरह से सॉल्व करना है, तो आपको देखो, लेट फर्स्ट इवन नंबर बी x। तो पहला जो इवन नंबर है वो x है, वो हमको लिखना है। मतलब हमने कंसिडर किया है इवन नंबर 2 है, लेकिन मैंने इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल उसको लिखा है। नॉट नेसेसरी कि 2 ही मेरा पहला इवन नंबर रहेगा, दूसरे भी कॉन्जिगेटिव इवन नंबर आ सकते हैं, 20, 22, 24, लाइक दैट। तो यहाँ पे मैंने जो इवन नंबर है वो वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अभी सेकेंड इवन नंबर मेरा क्या बन जाएगा, x प्लस 2। आप पूछेंगे ये कैसे आया, तो देखो x की जगह मैंने क्या डाला, 2 डाला। मुझे नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 4। तो यहाँ पे मेरा x है, x की जगह मैंने 2 डाला, उसमें प्लस 2 ऐड किया, आंसर क्या आया, 4। थर्ड इवन नंबर दैट इज x प्लस क्या आएगा, x प्लस 4 आएगा, करेक्ट। देखो यहाँ पे x की जगह मैंने 2 डाला, ये प्लस 4, तो मेरा आंसर 6 आता है। 2 प्लस 4 कितना आता है, 6 आता है। तो ये कंडीशन करेक्ट है। तो ये मेरा पहला कॉन्जिगेटिव इवन नंबर है, ये सेकेंड वाला और ये थर्ड वाला। तो उन्होंने हमको दिया क्या है, उनका सम जो है वो 90 है। सम मतलब एडिशन, ये जो 3 इवन नंबर है उनका एडिशन 90 है। तो यहाँ पे लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उन्होंने जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये जो इवन नंबर है उनका जो सम है वो कितना है, 90 है। तो ये इस तरह से मेरा इक्वेशन बन गया। यहाँ पे लाइक टर्म देखो, x है, x है, x है, तीनों x का एडिशन 3x आ गया, 2 प्लस 4 6 आया, इज इक्वल टू 90। तो 3x इज इक्वल टू 90 माइनस 6, सो 3x इज इक्वल टू 84। तो 90 में से 6 गया तो 84 आता है। तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद वो 84 को डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू क्या आई, 3 2 6 एंड 3 8 24। तो हमारा जो पहला इवन नंबर है वो 28 आया, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में लास्ट में, देयरफॉर फर्स्ट इवन नंबर इज 28, देन सेकंड इवन number is 28 plus 2, that is 30, and third even number is 28 plus 4 32। तो ये आपका आंसर है। वो जो क्यूबी दिया है ना उसने ये गलत आंसर दिया है, तो आप ये मॉडिफाई करो और आप ये आंसर लिखो एग्जाम में। अगर आपने वो लिखा तो वो गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये आप उधर करेक्ट करके लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कॉन्जिगेटिव इवन नंबर का आपको सम दिया था, 90 था वो, और वो सम हमने इस तरह से सॉल्व किया। अगर ये स्टेप आप फॉलो करेंगे, ये स्टेप आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स शोन ऑन द ग्राफ। आपको उन्होंने ग्राफ दिया है और उस ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स उन्होंने लोकेट किए हैं, आपको उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो आप किस तरह से कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, देखो मैं यहाँ पे ग्राफ निकालती हूँ। तो इस तरह से उन्होंने ग्राफ दिया है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो आपको उन्होंने जो पॉइंट दिए हैं वो इस तरह से दिए हैं, देख लेना आप, मैं मार्क करती हूँ। 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसके बाद यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड यहाँ पे इस तरह से -6 एंड -7, उसके बाद यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। तो बी पॉइंट जो दिया है, देखो इस तरह से उन्होंने बी पॉइंट आपको दिया है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है बी पॉइंट। उसके बाद ये जो है यहाँ पे आपका पॉइंट जो है वो ए है। उसके बाद यहाँ पे -3 एंड -4 पे आपका सी पॉइंट है। तो ये पॉइंट उन्होंने दिए हैं और आपको उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस वन इज अ एक्स वाई एक्सिस, इसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोल सकते हैं, जिसमें ये पहला वाला क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड वाला क्वाड्रेंट, दिस वन इज अ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों भी पॉजिटिव होते हैं, बराबर, यहाँ पे x है और y, x एंड y के जो कोऑर्डिनेट्स है वो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x हमारा निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों भी निगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारा पॉजिटिव होता है और y हमारा निगेटिव होता है। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है। अभी आपको B पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो पहले ऑलवेज x कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पे B का x कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। तो B के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 5 एंड 1। A के कोऑर्डिनेट देखो, A का पहला आपको लिखना है x कोऑर्डिनेट दैट इज -6, y कोऑर्डिनेट दैट इज 3। तो A के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए -6 एंड 3। देन C के कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं, पहला आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है दैट इज -3 एंड उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखना है दैट इज -4। तो इस तरह से ये बहुत इजी सम है, आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस तरह से उसको समझोगे, समझ के करोगे तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे इजी क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक में यही है। अभी नेक्स्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी रिलेटेड सम है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड की जाती है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, उसमें सैंपल स्पेस किस तरह से लिखते हैं, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आपको किससे रिलेटेड सम होते हैं, एक तो कार्ड से रिलेटेड सम होते हैं, एक तो कॉइन रिलेटेड सम होते हैं, एक तो डाइस रिलेटेड सम होते हैं, नहीं तो एक तो रेड बॉल है, व्हाइट बॉल है, ब्लैक बॉल है। तो आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल या प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, लाइक दैट। तो ये प्रोबेबिलिटी रिलेटेड सम होते हैं। प्रोबेबिलिटी सबसे इजी यूनिट है,
तो यहाँ पे उन्होंने क्या सम दिया है वो देखो, अ जार कंटेन्स 20 ब्लैक मार्बल्स। तो उन्होंने गिवन में हमको क्या दिया है, एक जार है, उस जार में 20 ब्लैक मार्बल्स है। गिवन में क्या दिया है, ब्लैक मार्बल्स। ब्लैक मार्बल्स कितने हैं, 20 है, करेक्ट। 10 व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल कितने हैं, व्हाइट मार्बल्स 10 है। उसके बाद 5 कलर्ड मार्बल्स, कलर्ड मार्बल कितने हैं, कलर्ड मार्बल्स आपको कितने दिए हैं, 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग कलर्ड मार्बल, आपको पहले फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी, कलर्ड मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेकेंड आपको क्या फाइंड करना है, ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और थर्ड में आपको क्या फाइंड करना है, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट मार्बल। तो इन सब की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप किस तरह से फाइंड करोगे, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसका मैंने गिवन लिखा, मुझे क्या फाइंड करना है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो पिक्चर क्लियर हो गया। तो अभी हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। देखो पहले आपको क्या करना है, टोटल मार्बल्स कितने हैं वो निकालने हैं। सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स कितने हैं आपके, देखो यहाँ पे ब्लैक मार्बल प्लस व्हाइट मार्बल प्लस कलर्ड मार्बल, दैट इज नथिंग बट टोटल मार्बल। सो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 20 प्लस 10 प्लस 5, दैट इज नथिंग बट 35। ये मेरे टोटल मार्बल्स हैं। हमको फाइंड क्या करना है, कलर्ड मार्बल की प्रोबेबिलिटी। तो पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसको मार्क्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर्ड मार्बल, कलर्ड मार्बल की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे, फेवरेबल आउटकम, आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम आपका क्या है 5, टोटल आउटकम क्या है 35, प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 1 बाय 7। The probability of colored marble is nothing but favorable outcome upon total possible outcomes. So here favorable outcome, that is nothing but colored marbles, is equal to 5 and total possible outcome, that is 35. So 5 upon 35, after reduction you will get 1 upon 7. So this is the probability of colored marble. Second is the probability of black marble. So we have to find the probability of black marble. So how to find the probability of black marble? Again same formula, favorable outcome upon total possible outcome. तो ब्लैक मार्बल के टोटल कितने हैं 20 है और टोटल मार्बल कितने हैं 35 है। तो आफ्टर रिडक्शन तो दोनों को 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा and 5 7 जा. So this one is the probability of black marble. Then third is black और white marble. तो black marble कितने हैं 20, white marble कितने हैं 10. तो 20 plus 10 कितने हुए 30. तो यहाँ पे हमको लिखना है probability of black और white marble is equal to again favorable outcomes upon total possible outcomes. Favorable outcomes 30 upon 35. After reduction, how to reduce? Divide by 5 and divide by 5. So 5 6 जा and 5 7 जा. So this is the probability of black or white marble, that is 6 upon 7,
probability of black marble that is 4/7 and probability of colored marble is 1/7. तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के सम सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सम क्या दिया है, इफ पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमको नेक्स्ट सम जो दिया है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमको पेरीमीटर दी है और बेस दिया है, हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। सो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले हम देखेंगे फिगर किस तरह से आती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 होगा। पेरीमीटर दी है, गिवन में हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे हमको क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट इज गिवन 36 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको क्या दिया है, बेस दिया है, ट्रायंगल का बेस दिया है। तो बेस कितना है, 10 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमको एरिया फाइंड करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखती हूँ। पहले मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करूंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें दो साइड सेम होते हैं और उसके बेस एंगल इक्वल होते हैं। लेकिन हमको बेस एंगल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको खाली उसके साइड की मतलब हमको साइड पता होने चाहिए। तो यहाँ पे सपोज ये ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड x सेंटीमीटर है, सपोज ये साइड x सेंटीमीटर है, बेस हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमको पेरीमीटर फाइंड मतलब पेरीमीटर दी है, तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, इससे हमको x मिलेगा, मतलब साइड ऑफ दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगी। तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल दैट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे ये साइड क्या है, x सेंटीमीटर, ये साइड क्या है, x सेंटीमीटर, बेस क्या है 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर क्या दी है हमको 36 सेंटीमीटर। तो इससे हमको x मिल जाएगा, x प्लस x 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 36। सो 2x 36, यहाँ पे प्लस 10 है, इधर जाके -10 हो जाएगा, ये 26 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमको मिला है 26 इज इक्वल टू 2x, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 26/2। तो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 3 जा, तो 13 सेंटीमीटर। x हमको मिल गया 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 13 सेंटीमीटर। तो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के सारे साइड पता हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकाला जाता है, बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, टू फाइंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल वी यूज हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या बताता है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला में एरिया फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू s minus a, s minus b and s minus c. What is mean by s? S is nothing but semi perimeter. How to find the semi perimeter? तो हमको पेरीमीटर पता है, उसका हाफ कर दो तो हमको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगी। तो सेमी पेरीमीटर 36/2 करो तो मिल गया 18 सेंटीमीटर। तो ये सेमी पेरीमीटर हमको मिल गई। तो हमें s माइनस ए फाइंड करना है, s माइनस बी फाइंड करना है, s माइनस सी फाइंड करना है। तो s माइनस ए, s मतलब सेमी पेरीमीटर वो 18 है, माइनस a, सपोज ये साइड a है, ये b है और ये c है। तो a क्या है 13,
18 minus 13, 5. Then S minus B, 18 minus 13, again 5. Then S minus C, 18 minus 10, that is nothing but 8. तो हमें पूरे वैल्यू मिल गए. अभी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला फिर से लिखूंगी. एरिया ऑफ how to find the area of this isosceles triangle by using Heron's formula. तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, हम ये सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. तो एस कितना है 18 सेंटीमीटर इनटू एस माइनस ए क्या है 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. एस माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 है, फिर से 5 लिखेंगे. एस माइनस सी की वैल्यू क्या है 8 है. तो इसका ये पूरा हो गया. अभी क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना आता है 25. 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया. इसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर क्या हुआ 18 इंटू 8. तो 18 इंटू 8 कितना होता है 144. तो 144 का स्क्वायर रूट क्या आता है 12. तो 5 इंटू 12 एरिया इज नथिंग बट 60 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इस तरह से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं. हमको दिया क्या था पेरीमीटर दी थी, बेस दिया था, हमको एरिया फाइंड करना था. तो मैंने पहले क्या निकाला आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाला. आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि उसमें दो साइड इक्वल होते हैं. तो मैंने ये साइड और ये साइड x कंसीडर किया. ये हमको पहले ढूंढना है. बेस उन्होंने दिया था, पेरीमीटर दिया था. तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई किया और x निकाल लिया, x फाइंड किया. उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे पूरे साइड्स पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के. तो मुझे एरिया फाइंड करना था, इसलिए मैंने हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई किया. हेरॉन्स फॉर्मूला का एरिया फाइंड करने का ये फॉर्मूला है हेरॉन्स का अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. एस इज नथिंग बट सेमी पेरीमीटर, दैट इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर. उसके बाद ये पूरे वैल्यू मैंने निकाले, सब्स्टिट्यूट किए. उसके बाद मुझे फाइनली एरिया मिल गया, दैट इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इस तरह से हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, एक फिगर दी है, उसमें हमको एक एंगल निकालना है. दोनों एंगल हमको पता है. यहाँ पे सर्कल का कंसेप्ट है, सर्कल में सेमी सर्कल का कंसेप्ट है. तो यहाँ पे डायग्राम क्या दिया है देख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दिस वन इज 8th क्वेश्चन. यहाँ पे मैं सर्कल निकालूंगी. ये डायमीटर है सर्कल का, जो सेंटर से पास होता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं. उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है. तो हमको पता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री. तो यहाँ पे उन्होंने लेबलिंग भी किया है ए बी एंड सी. तो जो एंगल सी है वो सेमी सर्कल का एंगल है, तो उसका जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है. उसके बाद ये एंगल उन्होंने दिया है 60 डिग्री. हमको ये एंगल निकालना है, उन्होंने मेंशन किया है वहां पे x. सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो पहले हम क्या लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल. Angle in a semicircle is 90 degree, that is angle C is equal to 90 degree. तो यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो कैसे करेंगे, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 degree. That is nothing but angle sum property of triangle. तो एंगल ये कितना है 60 डिग्री, एंगल B कितना है निकालना है, x है, एंगल C क्या है 90 डिग्री और ये 180 डिग्री. सो 90 प्लस 60 कितना हुआ, 9 प्लस 10 100 150 हुआ. 150 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री.
तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 150, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से हम सेमी सर्कल का एक एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये हमको दिया नहीं था, लेकिन हमको प्रॉपर्टी पता थी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। दैट्स व्हाई एंगल C इज अ 90 डिग्री। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, वी हैव अप्लाइड एंगल सम प्रॉपर्टी। Angle sum property is nothing but the sum of all angle is a 180 degree। तो according to that मैंने सॉल्व किया और मुझे x की वैल्यू 30 मिल गई। तो इस तरह से हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट किए हैं। तो हमको निकालना क्या है कि कौन सा पॉइंट x एक्सिस पे लाई होता है, कौन सा पॉइंट y एक्सिस पे लाई होता है और कौन सा पॉइंट क्वाड्रेंट में लाई होता है। तो ये उन्होंने दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है देख लेना। क्वेश्चन नंबर सपोज 9, a के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3,0। उसके बाद b के भी कोऑर्डिनेट दिए हमको -6 and 4। C के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0,7, D के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2, -5। उसके बाद E के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0, -10, F के कोऑर्डिनेट है 1,0, G के कोऑर्डिनेट है 8,8 एंड H के कोऑर्डिनेट है 12,0। तो हमको फाइंड क्या करना है कि कौन से पॉइंट x एक्सिस पे पहले लाए होते हैं। तो x एक्सिस मतलब ये देखो, ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, x एंड y एक्सिस है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x एक्सिस पे लाई होने वाले पॉइंट कौन से हैं? देखो ये x एक्सिस है पूरा का पूरा। x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होते हैं उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सपोज ये 0 है, ये 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3। तो उन्होंने एक पॉइंट दिया है, देखो यहाँ पे सपोज ये A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। तो ये x एक्सिस कोऑर्डिनेट है और ये y एक्सिस कोऑर्डिनेट है। तो जो भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमको समझ में आएगा अभी कौन कौन से x एक्सिस पे लाई है। पॉइंट A है, पॉइंट A x एक्सिस पे लाई होता है। उसके बाद पॉइंट F लाई होगा क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। H भी x एक्सिस पे लाई होगा क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। अभी नेक्स्ट हमको क्या देखना है कि कौन से पॉइंट y एक्सिस पे लाई होते हैं। तो y एक्सिस मतलब ये हुआ, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। उसके बाद देखो अगर मुझे ये पॉइंट है, हाँ इसको मैंने सपोज कुछ तो नाम दिया, H नाम दिया सपोज। तो H के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, X कोऑर्डिनेट क्या आता है पहले 0, उसके बाद Y कोऑर्डिनेट आता है। तो जो भी पॉइंट Y एक्सिस पे लाई है उसका X कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो यहाँ पे ढूंढ लो X कोऑर्डिनेट किसमें 0 है, तो देखो इसमें 0 है, उसके बाद इसमें X कोऑर्डिनेट 0 है। ये दो पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई है क्योंकि उसके x कोऑर्डिनेट 0 है। समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है कि कौन से पॉइंट लाइज इन अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट लाई होते हैं, तो देखो यहाँ पे ये x भी x कोऑर्डिनेट मतलब x का जो कोऑर्डिनेट है वो अलग है रादर देन 0, यहाँ पे भी रादर देन 0 है। तो ये क्वाड्रेंट में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये भी पॉइंट क्वाड्रेंट में लाई होगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट x एक्सिस पे लाई है, y एक्सिस पे लाई है या क्वाड्रेंट पे लाई है। इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।